तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है, जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जासूस था की छठी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो वक्त पर मिल सके। 3 दिन तक मैंने भारत के 3 मुख्तलिफ शहरों में गुजारे और इन 3 दिनों में मैंने घूम फिर कर इंडियन अफवाज की नक्लो हरकत का भरपूर जायजा लिया और पूनम चौथे रोज में एक नए अज़म के साथ रायकोट की तरफ आज़िम सफर था। वो हफ्ते का रोज था जब मैं रायकोट के एक मोहल्ले में प्रकाश के छोटे से घर के बाहर लगी घंटी का बटन दबाकर किसी की आमद का मुंतजिर था। मुझे इल्म था कि प्रकाश इस वक्त घर पर नहीं होगा और रात गए वो लुधियाना से आएगा। उसे मेरी आमद की खबर तो थी, लेकिन इतनी जल्दी मेरे आने का इल्म नहीं था। मैं दानिस्ता ऐसे वक्त आया था ताकि प्रकाश की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों के अपने बारे कायम करदा तासुरात का मैं खुद अंदाजा कर सकूं। इससे पहले उसके घर वालों से मुलाकात तो हो चुकी थी, लेकिन सरसरी सी। हिंदू माशरे में चूंकि पर्दा नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती और मशरिक की रिवायती शर्मो हया का कम से कम शहरों की हद तक जनाजा निकल चुका है, इसलिए किसी भी घर में किसी अजनबी की आमद पर कोई नहीं चौंकता। दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन दरवाजा खुलने पर जिस सूरत से सामना हुआ उसे देखकर अपना आप तो क्या ईमान तक डगमगाता महसूस होने लगा। जी, उसने एक खास अंदाज से अपना एक हाथ दरवाजे पर टकाते हुए पूछा। प्रकाश से मिलना था, मेरे मुंह से बमुश्किल ही निकल पाया। वो तो नहीं है। उसकी झुकी झुकी आंखें मुख्तसर से जवाब के साथ उठी और कयामत ढा गई। माता जी, मैंने पूछा। चाची, वो तो है। आपका शुभ नाम? गर्दन को कदरे खम देते हुए उसने पूछा। प्रकाश, मेरा नाम भी प्रकाश है। क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर जाने को मुड़ी और कयामत की चाल चलती सामने लगे पर्दे के पीछे गायब हो गई। बमुश्किल 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा आमद हुई। आइए। उसका एक अदाए खास से झुककर इशारा करना मुझे फिर तड़पा गया। मैं महसूस सा उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। घर में प्रकाश की माँ अकेले ही मौजूद थी। पाँव लागो माता जी। मैंने हिंदवाना तरीके के मुताबिक झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया। जुग जुग जियो। माता जी ने मुझे ऐसे प्यार से देखा जैसे वो पहले ही से मेरी मुंतजिर थी। पूनम, चल पानी करवा दो मेरे बच्चे को, उन्होंने इसी दुश्मन ईमान से कहा जो अभी तक मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये पूनम है बेटा, मेरी भांजी। सालिक राम को तो तुम जानते हो, उसकी बहन। और ये मेरा बेटा है प्रकाश भैया। दोनों के तारुफ का मरहला भी माता जी ने तय कर दिया। बहुत आनंद मिला, आपसे जानकारी हुई। मैंने उसके नमस्कार के जवाब में हाथ बांधते हुए कहा। मुझे भी। चांद चेहरे की चिराग आंखों ने फंसू फूंका। प्रकाश के पिता रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी सर्विस की कमाई उनके पास प्रकाश एक कटारा सी मोटरसाइकिल, छोटा सा मकान और शानदार जीवन साथी की शक्ल में मौजूद थी। ये तो जुल्म नहीं कि सियासत में हिस्सा लेना उन्होंने कब से शुरू किया था, लेकिन उनकी बैठक में रकीला तादाद सुर्ख जिल्दों वाली किताब उनके सोशलिस्ट होने की चुगली खा रही थी। वो रायकोट के मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और अपना ज्यादातर वक्त दफ्तर में ही गुजारा करते थे। साथ वाले मकान में उनकी साली रहती थी, सालिक राम की माँ, जो बेवा थी। सालिक राम का एक छोटा भाई और एक बहन थी। पूनम ने हाल ही में FSC में दाखिला लिया था
और कॉलेज पढ़ने के लिए उसे रोजाना लुधियाना जाना पड़ता था। रायकोट में एक डिग्री कॉलेज जरूर था, लेकिन वहाँ साइंस की क्लासेस नहीं लगती थी। ये दोनों कुंबे आपस में इस कदर मिलजुल कर रहते थे कि उनके एक होने का गुमान गुजरता था। साले ग्राम की तनख्वाह और इसके सूरगुबाश वालिद के पेंशन से इनकी जैसी तैसी गुजर रही थी। पूनम ज्यादा वक्त अपनी आंटी के साथ गुजारती थी। मुझे इल्म नहीं कि मेरी अमानत के किस्से जो उसके भाई और कजन ने दोनों घरों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाए होंगे, उन्होंने इन्हें मुतासिर किया या फिर मेरी दर्द भरी दास्तान में। एक बात बहरहाल आया थी कि जब उसे मेरी असलियत का इल्म हुआ तो मैंने उसकी गहरी गहरी बादामी आंखों में अपने लिए वो जज्बात मौजन देखे थे जिनकी तवक्को एक रहमदिल नौजवान लड़की की जा सकती है। मुझे जल पानी पूनम ने करवाया। ये रोबे हुस्न था या मेरा एहसास कमतरी कि अभी तक मैं उससे खुलकर बात ना कर पा रहा था। उसे देखती ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चीज मुझसे छिन गई। वो रिवायती हिंदू लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी गुफ्तगू का मखसूस अंदाज, नपा तुला लहजा, अपने दामन में वो मखसूस हयादारी और रख रुखाव समेटे हुए था जो पंजाब की रिवायती मुठियारियों के यहाँ मिलता है। मोहब्बत मेरे सिलेबस से हयात का कोई इख्तियारी मजमून तो था नहीं जिसे मैं अपनी मर्जी से रखता या छोड़ देता। मेरे दिल और दिमाग में एक जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी थी जिसका अंजाम बहरहाल दिल की फतह की सूरत में ही निकलना था, और वही हुआ। मुझे इस बात का इकरार करना है कि सांवले रंग की इस गहरी आंखों वाली लड़की ने मेरे दिल और दिमाग पर पहली नज़र में बड़े गहरे असरात मुरतब किए थे और रात को प्रकाश की आमद तक एक आग सी दिल में बराबर लगी रही। तो मैंने अपने शऊर की तमाम गहराइयों के साथ इस बात को कबूल कर लिया कि मैं पूनम की मोहब्बत का असीर हो गया हूँ। इसी असना में हमारे दरमियान बातों के एक दो दौर हो चुके थे, लेकिन मेरे मुख्तसर सवालात और उसके मुख्तसर जवाबात ने शायद इसे भी इस बात का एहसास दिला दिया था कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। शाम को प्रकाश आया तो आती ही मुझसे लिपट गया। उसकी खुशबू में मजीद इजाफा उस खूबसूरत कमीसों ने भी किया था जो मैं उसके लिए लाया था। बाबूजी के लिए बनारसी धोती और कुर्ते के अलावा माता जी के लिए एक कीमती कदरे सादा साड़ी ने मेरा मान खासा बढ़ा दिया था। पूनम सबकी खुशियों की इस तरह शराकत कर रही थी जैसे वो भी हम ही में से हो। मैंने प्रकाश के लिए खरीदा किया हुआ लैवेंडर साले ग्राम के लिए कहकर उसे सौंप दिया, लेकिन मेरी चोरी उसने ही नहीं प्रकाश ने भी पकड़ ली। रात को बाबूजी आए तो मुझसे यूं मिले जैसे कोई अपने सगे बेटे से मिलता है। मैंने बिलवाड़े वाले मामले के मुतालिक बता दिया था। वो मेरे डैडी ने जबरदस्ती की बला मेरे गले डाल दी थी कि मैं अपनी सुतीली बहन की मंगेतर का जोग्राफिया मालूम करता फिरूं। मैंने उनसे दरखास्त की थी कि मेरे माजी से मुतालिक मुझसे कभी कोई बात ना करे। मैं अब वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ और सिर्फ अपने हाल और मुस्तकबिल के हवाले से जिंदा रहना चाहता हूँ। अपने पास मौजूद 20,000 रुपए कैश की सूरत में मैंने बाबूजी की झोली में डालकर गोया इन्हें लूट लिया था। बाबूजी, अगर आपने वाकई मुझे धर्म पितर मान लिया है तो मेरी हर चीज पर सबसे पहला हक आपका है। हम लुधियाना में एक छोटी सी प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगाकर काम शुरू कर देंगे। प्रकाश को इस काम का खासा तजर्बा है। मैं अच्छा सेल्समैन हूँ और सारा भारत घूम चुका हूँ। आपका आशीर्वाद हासिल रहा तो जल्द ही हम किसी काबिल हो जाएंगे। मैंने उनके कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ कह दिया। बेटा, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मजहब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है जैसे पहले किसी जन्म में हमसे कोई अच्छा काम हुआ था जिसका इनाम परमात्मा ने हमें तुम्हारी सूरत में दिया है। आज से तुम हमारे सगे बेटे के समान हो। इस घर को अपना घर समझो। उनकी जज्बाती हालत किसी से पोशीदा नहीं थी। सब ने मिलकर मेरी आरती उतारी और हम धर्म के अटूट बंधन में बन गए। मकान का एक कमरा जो दूसरी मंजिल पर बना था और प्रकाश के ज़ेरे इस्तेमाल रहता था, मुझे अलाट हो गया। मेरा मुख्तसर सा सामान वहीं रख दिया गया। मैंने महसूस किया कि अब वाकई वो लोग मुझे अपना फैमिली मेंबर जाने लगे थे। रात को सोने के लिए लेटा तो पूनम अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे तस्वुरात में आन राजी। मेरे लिए फरार की तमाम राहें मसदूद थी। उसे अपने जहन से झटकने का यारा मुझ में नहीं था। मैं फिर उसी करबनाक कैफियत से गुजर रहा था जिसका शिकार सुबह भी कई घंटे रहा था। मेरे साने गुमान में ये बात नहीं आई थी
कि जासूस की जिंदगी में कभी ऐसा मरहला भी आ सकता है जब उसे अपनी तमाम तर नफरतें और मोहब्बतें बनाए ताक रखकर ऐसे फैसले कबूल करने पड़ते हैं। मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट जरूर कर ली कि पूनम को अपने फराइज की राह में रुकावट नहीं बनने दूंगा, और बस इससे ज्यादा मेरे लिए मुमकिन ना था। इस फैसले के बाद सुख की नींद सो गया। सुबह मेरी आंख माता जी और पूनम की कथा करने की आवाजों से खुली। प्रकाश नीचे जा चुका था। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, मजहब से बेजार और इसी कैफियत का शिकार जिससे हर भारतीय नौजवान गुजर रहा था। माशरती ऊंच नीच और उसको मिलने वाली मजहबी तहफ्फुज ने भारत की नौजवान नस्ल को मजहब से बागी कर रखा है। मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाज के सोज और जेरोबाम से मुतासिर हुए बगैर मैं ना रह सका। पूनम सोजो सास का हसीन संगम थी। मेरे कमरे में सबसे पहले वही दाखिल हुई। उठिएगा नहीं क्या? उसने कमरे के दरवाजे में खड़े होकर नमस्कार करते हुए कहा। ओह, बड़ी देर हो गई। मैंने सरहाने रखी घड़ी पर नजर डालते हुए जवाब दिया। आप मंदिर नहीं जाते? जब दीवी खुद चलकर आ जाए तो क्यों जाऊं? मुझसे रहा ना गया। मेरे कहे फिक्रे से वो सिमट कर रह गए। हया की एक सुर्ख लकीर ने उसके गालों का इहाता किया। चाय अभी पियेंगे या आप नाश्ते पर? उसने छनपते हुए मौजू बदलने की कोशिश की। आपको देखने के बाद सब भूख प्यास खत्म हो गई। फिलहाल तो आपसे बातें करने के अलावा और किसी चीज को दिल नहीं कर रहा। आपको देखकर न जाने क्या हो जाता है। आप तो वो फिक्रा अधूरा छोड़कर चली गई। मेरी ये गुफ्तगू इरादतन थी या गैर इरादी, इसका अंदाजा मैं नहीं कर सका। बस मेरा जी चाहता था मैं पूनम को किसी न किसी तरह अपने जज्बात से आगाह कर दूं। उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस बात से बिल्कुल बेनियाज होकर हमारी मुलाकात दोबारा नाश्ते की मेज पर हुई। सबने इकट्ठे ही नाश्ता किया। पूनम ने रसोई संभाल रखी थी और ज्यादातर खाना पकाना उसी की जिम्मेदारी थी। नाश्ता करते हुए उसकी सुरमगी आंखें 2-3 मरतबा मुझसे टकराई और हम दोनों अपनी अपनी नशिस्तों पर पहलू बदल कर रह गए। इतवार छुट्टी का दिन था। सारे कराम को इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से महीने में बमुश्किल एक छुट्टी मिलती थी। उससे तो मुलाकात ना हो सकी। बाबूजी, प्रकाश और मैं अलबत्ता ताश खेलते रहे। प्रकाश ने अपने तमाम दोस्तों से मेरा तारुफ करवा दिया था और उन्हें ये भी बता दिया था कि मैं वहीं रहूंगा। बाबूजी का चूंकि रायकोट के सियासी हलकों में एक मकाम था, इसलिए सब ने बज़ाहिर मेरा खैर मकदम किया। हर हिंदू नौजवान की तरह प्रकाश भी शराब को लाजमी समझता था। कम से कम छुट्टी के दिन रोज ना पीना तो उसके लिए धर्म बरशट करने के मुतरादिफ था। मैंने अलबत्ता माजरत कर ली। वो एक मुकामी होटल को चल दिया और मैं उठकर घर आ गया। दोनों बूढ़ियां मोहल्ले में हुई एक मृत्यु के अंतिम संस्कार में शिरकत करने जा रही थी। पूनम अलबत्ता रसोई में मौजूद थे। मैं बातें ज्यादा करता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानते? मैंने मौका मिलते ही धड़कते दिल से पूछा। जी नहीं, उसने दुपट्टे का पल्लू मरोड़ते हुए कहा। मैं भी तो बहुत सी बातें कर चुकी हूँ कल से अब तक। फिर आप तो मजे मजे की बातें करते हैं। मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, चुनांचे खामोश हो गया। दिल की निगरानी का दस्तूर भी निराला है। यहाँ दाखिल होने वाला पहला सवार ही उसका मालिक बन जाता है। मेरी तरफ पूनम के साथ भी यही हादसा गुजरा। मेरे गायबाना तारुफ और दिन की मुलाकात ने ही हम दोनों को एक अनदेखे अनजाने लेकिन दुनिया के मजबूत रिश्ते में जकड़ लिया। मेरी तरह वो भी नजरें नीचे किए खड़ी थी। बड़ी देर तक हम दोनों कुछ ना कह पाए। शायद हम इस कैफियत में गुजर रहे थे जहां लफ्ज खो जाते हैं और जज्बे जबान का रूप धार देते हैं। ऐसी जबान जिससे दिल से राह होती है। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर अपनी धड़कनों का शुमार करने लगा। शाम के वक्त प्रकाश आ गया, फिर माता जी और मौसवी जी भी आ गई। सब ने खाना इकट्ठे ही खाया था। रात को प्रकाश, पूनम, उसका छोटा भाई निप्टू और मैं फिल्म देखने चले गए। सारी फिल्म के दौरान हम दोनों साथ साथ सीट पर गुमसुम बैठे रहे। ना उसे कुछ कहने की हिम्मत हुई, ना मुझे बात करने का हौसला पड़ा। बमुश्किल हमने इस दौरान में 5-6 फिक्रों का तबादला किया। सुबह हस्बे मामूल पूनम मुझे जगाने आई। उसे इल्म था कि आज हम लुधियाना जाएंगे। उसने मेरे लिए कपड़ों का एक जोड़ा पहले से तैयार कर रखा था। स्नान करने के बाद हम सब ने नाश्ता इकट्ठे ही किया। रात को बाबूजी के साथ तमाम बातचीत तय पा गई थी।
अब हमने अमली तौर पर काम का आगाज करना था। इस सिलसिले में आज मैं और प्रकाश लुधियाना जा रहे थे। पूनम चूंकि जल्दी चली जाती थी, वो चली गई। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों भी रवाना हो गए। लुधियाना के एक पुराने मोहल्ले पर प्रकाश ने कमरा किराए पर ले रखा था। हमने सबसे पहले इस अलग हिस्से के 3 कमरे जो खाली थे हासिल कर लिए। प्रकाश प्लास्टिक के जूते बनाने वाली एक फर्म में सुपरवाइजर था। उसने मेरे कहने पर उसी नौकरी पर लानत भेज दी। हमने 2-3 मशीनें खरीदी और वहीं से कारीगरों का बंदोबस्त भी कर लिया। प्रकाश ने सिर्फ 2 छोटे लड़के मुलाजिम रखे थे। 4 रोज बाद जब हम वापस घर लौटे तो बाकायदा अपना छोटा सा कारखाना कायम कर चुके थे। मैंने एक कमरे को सजाकर दफ्तर का रूप दे दिया था और बाहर एक खूबसूरत बोर्ड प्रकाश एंड प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्री का लटका दिया था। फैक्ट्री का अदगायन यानी इफ्तिताह मैंने मौसी जी और माता जी के हाथों करवाया। सालिक राम छुट्टी ना मिलने की वजह से शिरकत ना कर सका, लेकिन उसने मेरे लिए खास तौर पर शुभकामनाएं यानी नेक तमन्नाएं भेजी थी और शिद्दत से ख्वाहिश जाहिर की थी कि उससे मिलूं। बाबूजी और दूसरे सब लोग कारखाना कायम होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रकाश की वक्फियत ने काम किया और हमें शुरू ही में बड़ा तगड़ा ऑर्डर मिल गया। माता जी और मौसी जी तो बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने उन सब के सुए बाग जो जगा दिए थे। शाम को सब लोग वापस चले गए। इसी असना में मुझे पूनम के साथ गुफ्तगू का बहुत कम मौका मिला। प्रकाश और मैं वहीं रह गए। सुबह काम शुरू हो गया। प्रकाश काम में जुटा रहा। करीबन 10 दिन हमने खूब मेहनत करके ऑर्डर के मुताबिक माल तैयार किया। फिर दिवाली की छुट्टियां आ गई और दिवाली मनाने रायकोट चले आए, जहां पूनम अपनी आंखों में 1000 दीप जलाए मेरी मुंतजिर थी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।